आर्थर के बंगले पर सिर्फ एक मुलाजिम था जिसने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया। उसके मुतालिक आर्थर ने बताया कि वो भी मोसाद से ही ताल्लुक रखता है। खाने के दौरान आर्थर ने कहा, फिलहाल तुम दोनों इसी बंगले तक महदूद रहो, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, हम कब तक गोशा नशीन रहेंगे मिस्टर आर्थर? गोशा नशीनी हमारे मसले का हल तो नहीं है। वो बोला, ये वक्ती बात है, मैं तुम्हारे कागजात बनवाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम महफूज तरीके से इराक से बाहर निकल सको। मैंने कहा, इसके लिए भी हमें अपने हुलिये तो तब्दील करने ही पड़ेंगे। या वो बोला, हुलियों की तब्दीली लाजमी है, मेकअप का सामान यहाँ भी मौजूद है। आज रात तक किसी भी वक्त अपने हुलिये तब्दील कर लो ताकि कल सुबह तुम्हारी तस्वीरें खींची जाएं और कल ही से मैं तुम दोनों के लिए कागजात हासिल करने की कोशिश शुरू कर दूं। उस रात सोने से कबल हम दोनों अपने हुलिये तब्दील कर चुके थे। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह आर्थर को हमारे कागजात बनवाने का काम शुरू करना था, मगर वो सुबह कभी नहीं आई। दोपहर के खाने के बाद रात का खाना भी हमने एक साथ ही खाया। खाने के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। अब टॉर्मेंडो ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आर्थर के अंदाज में वो सख्ती बरकरार नहीं रह गई थी जिसका मुजाहिरा उसने हमसे मिलते ही किया था। खाने के बाद हम तीनों अफराद बेतकल्लुफाना फजा में बहुत देर तक बातें करते रहे। आर्थर इस बात की वजह से बहुत फिक्रमंद था कि उसके आदमियों में कोई काली भेड़ भी मौजूद है। वो बार बार इस अज़्म का इजहार कर रहा था कि वो जो कोई भी है आर्थर की नजरों से ज्यादा अरसे बचा नहीं रह सकेगा। टॉर्मेंडो भी यही समझ रहा था कि हमारी मुखबरी हुई थी। सिर्फ मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि किसी मुखबर का कोई वजूद नहीं है। असल बात तो ये थी कि आर्थर खुद ही आर्मी इंटेलिजेंस वालों की नजर में आ गया था। हमारी ये नशिस्त रात 12 बजे के बाद इख्तिताम पजीर हुई और हम दोनों सोने के लिए बालाई मंजिल पर वाक़े ख्वाबगाह में चले गए। मगर आर्थर की ख्वाबगाह निचली मंजिल पर थी, जबकि उसका मुलाजिम कंपाउंड में वाक़े सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश पजीर था। सोने से कबल हम दोनों ने मेकअप करके अपने हुलिये काफी हद तक तब्दील कर लिए। ये आर्जी मेकअप था, मगर काफी अरसा बरकरार रह सकता था। टॉर्मेंडो तो खैर मेकअप में था, मगर मुझे दोहरे मेकअप के अजाब से गुजरना पड़ रहा था। असल चेहरे पर नॉर्मन शेलोफ का मास्क था और उस मास्क पर अपनी इस आर्जी हैसियत का प्लास्टिक मेकअप था। मेकअप वगैरह से फारिग होने के बाद जब हम सोने के लिए लेटे तो रात के 1:30 बज चुके थे। टॉर्मेंडो फौरन ही सो गया था, मगर मुझे सोने में खासा वक्त लगा। जहन पर बहुत से ख्यालात की जलगार थी। माजी की यादें भी थीं और मुस्तकबिल के मंसूबे भी। मुस्तकबिल जो हमेशा बेयकीनी की धुंध में पोशीदा होता है, किसी को मालूम नहीं होता कि इस धुंध के अकब से क्या बरामद होगा। मुझे ये मालूम ना हो सका कि ख्यालात की इस जलगार के दौरान कब नींद की कोई नन्ही सी किरण फूटी और कब उसने मुझे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया। बस इतना मालूम है कि मैं सोचते सोचते सो गया और दोबारा मेरी आंख खुली तो मुझे बेचैनी के एहसास ने घेर रखा था। यकीनन कोई गैर मामूली बात थी जिसने सोते में मेरे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। एक लम्हे के शायद 1000वें हिस्से के अंदर अंदर मेरी नींद काफूर हो गई और हवास पूरी तरह काम करने लगे। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार होने पर मेरे साथ यही होता है। मैंने सबसे पहले नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लिया। 0 पावर के नीले बल्ब की मध्यम रोशनी में टॉर्मेंटो अपने बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था, अलमारियां बंद थीं। एयर कंडीशनर की खुनक सरसराहट मामूल के मुताबिक थी। खिड़कियों पर पड़े हुए पर्दे हौले हौले हिल रहे थे। दीवार की घड़ी 3 बजने का ऐलान कर रही थी। एक ही लम्हे में मैं पूरे कमरे का जायजा ले चुका था। सब कुछ हस्बे मामूल था, कहीं किसी गड़बड़ के आसार नहीं थे। लेकिन सवाल ये था कि मेरी छठी हिस्स मुसलसल किसी खतरे का ऐलान क्यों कर रही है। मैंने असर 9 कमरे का जायजा लिया, मगर कोई एक बात भी खिलाफ मामूल तलाश न कर सका। आखिर मैं बेड पर उठकर बैठ गया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी छठी हिस्स ने मुझे धोखा दिया है। इससे कबल भी बारहा मेरी छठी हिस्स ने मुझे अनदेखे खतरात से खबरदार किया था और माजी के रिकॉर्ड के पेश नजर मैं उस पर एतमाद करने के लिए मजबूर था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई कमरे के अंदर मौजूद है या जैसे कोई मुझे देख रहा है, मगर बज़ाहिर कमरे में मेरे और टॉर्मेंडो के अलावा कोई और नहीं था। अगर कोई था तो बेड के नीचे हो सकता था या बाथरूम के अंदर। बाहर सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से भारी असलहा चलने की धमक सुनाई दे रही थी। लड़ाई बसरा के मज़ाफ़ात में हो रही थी और इस किस्म के धमाकों की आवाज़ें मामूलात में शामिल हो गई थीं, इसलिए इन्हें गैर मामूली करार नहीं दिया जा सकता था। एयर कंडीशनर की सरसराहट और वॉल क्लॉक की टिक टिक भी मामूल की बात थी। टॉर्मेंटो सोते में खराटे नहीं लेता था, मगर उसकी गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज़ें भी मेरी समात से साफ टकरा रही थी। ऐसे में ये यकीन कर लेना मुश्किल ही था कि कमरे में और कोई भी मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसे बेड के नीचे छुपने की क्या जरूरत है। मैंने नींद से बेदार होने के बाद हिले जुले बगैर सिर्फ आंखों को गर्दिश देकर कमरे का जायजा लिया।
अगर कोई वहां मौजूद होता तो मेरी नजरों से छुप नहीं सकता था, और एक सोए हुए शख्स से छुपने के लिए बेड के नीचे घुसने की तुक भी समझ में नहीं आती थी। फिर मुझे ये भी अच्छी तरह याद था कि सोने से कबल मैंने खुद अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई थी, खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। ऐसे में किसी के कमरे में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके लिए जरूरी था कि अंदर से कोई चिटखनी खोली जाती। वाहिद सूरत ये थी कि मेरे सोने के बाद टॉर्मेंटो ने कोई चिटखनी खोल दी हो, और ये बात भी खासी नाकाबिल फहम थी। वो तो तकरीबन फौरन ही सो गया था और मुझे सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इतने कम वक्फे में किसी सोए हुए शख्स का उठना मुश्किल ही होता है। मैं बेड से उतर आया। बेचैनी के जिस एहसास से मैं गुजर रहा था, उसके पेश नजर सोना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। दोबारा सोने से कबल पूरी तरह मुतमईन होना जरूरी था। मैंने सबसे पहले दीवार की अलमारी खोल कर देखी, फिर बेड के नीचे झांक कर देखा। दोनों जगह कोई नहीं था। मैं खुद को अहमक महसूस करने लगा। मैं एक बंद कमरे के अंदर किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जहां किसी का दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। मगर मैं अपनी उस हिस्स का क्या करता जो बदस्तूर मुझे खतरे का सिग्नल दिए चली जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि खतरे की नौयत मुख्तलिफ भी तो हो सकती है। मसलन ये कि कोई मोहलक किस्म का कीड़ा मकोड़ा, सांप या बिच्छू कमरे में घुस आया हो। इस ख्याल से कदरे इत्मीनान महसूस हुआ, मगर मुकम्मल इत्मीनान जरूरी था। अभी तक मैंने बाथरूम चेक नहीं किया था। मुझे तवक्को थी कि वहां भी कोई नहीं होगा, और बाथरूम का दरवाजा खोलने पर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। टॉर्मेंडो अभी तक बेखबर सो रहा था। मैंने बड़ी खामोशी के साथ कमरे की तलाशी ली, और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी उलझन में इजाफा होता चला जा रहा था। खतरे की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी। मैंने हर मुमकिन बारीक बीनी से कमरे की तलाशी ली, मगर कोई मुस्बत नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा। कमरे में कुछ होता तो मिलता, वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कोई खतरा था जरूर। अब सिर्फ 2 इम्कानात बाकी रह गए थे। खतरा या तो दरवाजे की समत से था, या फिर खिड़कियों की तरफ से। खिड़की के इम्कानात ज्यादा थे। वजह यह थी कि खिड़की बैरूनी रुख पर खुलती थी, और अगर कोई उस कमरे में घुसने की कोशिश करता तो उसके लिए आसान रास्ता खिड़की वाला होता, जहां किसी किस्म की मज़ाहमत के इम्कानात बहुत कम थे। बंगले के अंदर घुसना तो शायद मुमकिन ही न था। मैंने पहले खिड़की को आजमाने का फैसला किया, मगर खिड़की खोलने के लिए कमरे की लाइट बुझाना जरूरी था। बसरा उन दिनों ब्लैकआउट की जद में था। 0 पावर का बल्ब बुझते ही कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मैं अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के नजदीक पहुंचकर पर्दा सरका दिया। बाहर की फजा तारीक नहीं थी। कमरी महीने का 3रा हफ्ता चल रहा था, और चांद की रोशनी में सामने की रौ में बने हुए बंगले धुंध में डूबे हुए से महसूस हो रहे थे। मैंने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने से हल्की सी आवाज उभरी, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खिड़की खोलने की आवाज के अलावा मैंने कोई और आवाज भी सुनी हो। फौरी तौर पर यह तयन करना दुश्वार था कि ये मेरा वाहिमा था या हकीकत थी। ताहम मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर झांका। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। अहाते की दीवार के साथ उगे हुए फूलों के पौधे नरम हवा के दोष पर लहरा रहे थे, और गेट के दोनों तरफ लगे हुए खजूरों के तनावर दरख्त गोया सरशारी के आलम में झूम रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी वहम का शिकार हो गया हूँ। खिड़की खुलने पर जो आवाज मैंने सुनी थी, मुमकिन है वो किसी दरख्त के पत्तों की सरसराहट हो। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने दोबारा एक आवाज सुनी। इस बार आवाज बहुत वाजे थी। न सिर्फ वाजे थी, बल्कि मैंने उसकी समत का तयन भी कर लिया था। आवाज कमरे के अंदर से आई थी और दरवाजे की समत से आई थी। मैं बड़ी तेजी से पलटा। खिड़की खुली होने की वजह से कमरे में अंधेरा नहीं रहा था, और मैं बखूबी देख सकता था। खास तौर पर दरवाजे का चमकदार हैंडल, जो अब नीचे से ऊपर की तरफ वापस जा रहा था। कमरे के बाहर राहदारी में कोई मौजूद था, और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे माथे पर शिकने पड़ गईं। मेरे और टॉर्मेंटो के अलावा इस बंगले में सिर्फ 2 अफराद और थे, आर्थर और उसका मुलाजिम। उन दोनों में से किसी से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इस वक्त और इस तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करें। बिलफर्ज उन्हें हम दोनों में से किसी से कोई काम पड़ता तो भी वो ये पुरस्कार अंदाज हरगिज इख्तियार न करता। तो फिर सवाल ये था कि बाहर राहदारी में कौन है, और इस कमरे तक उसकी रसाई क्यों कर हुई। आर्थर और उसके मुलाजिम का क्या बना। ये तमाम सवालात अपनी जगह बेहद अहमियत के हामिल थे, मगर इससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि उस शख्स से निमटा जाए जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई शख्स बंगले के अंदर घुसा है तो यकीनन वो तन्हा नहीं होगा, उसके और भी साथी होंगे और मुसल्ला भी होंगे। जबकि ना तो मेरे पास असलहे के नाम पर कोई चीज थी, और ना ही टॉर्मेंटो के पास कुछ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। इसके लिए टॉर्मेंटो को उठाना जरूरी था। उसे जगाए बगैर दरवाजा खोलता और फायरिंग होती तो वो सोते में मारा जाता और मेरा मकसद फौत हो जाता। फौरी तौर पर इस फैसले पर पहुंचकर मैं टॉर्मेंटो के बेड की तरफ झपटा और उसका कांधा पकड़ कर हिलाया। टॉर्मेंटो हड़बड़ा कर उठा था।
उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चूंकि कमरे की लाइट बुझी हुई थी इसलिए फौरी तौर पर उसे कुछ नजर भी नहीं आ सकता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुंह से कोई आवाज निकाले जिसे सुनकर बाहर मौजूद शख्स या अशखास होशियार हो जाएं। मैंने जल्दी से सरगोशियाना आवाज में कहा, टॉर्मेंटो, मैं हूं नॉर्मन, हम खतरे में हैं। कोई कमरे के बाहर मौजूद है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। खबरदार, जोर से कुछ मत बोलना वरना वो होशियार हो जाएंगे। मेरी बात उसकी समझ में आ गई, मगर शायद नींद उसके जहन पर मुसल्लत थी और वो पूरी तरह सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था। उसने कहा, कौन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है? उसकी आवाज हल्की ही थी। मैंने उसका बेवकूफाना सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। वो जो भी हैं मुसल्ला जरूर होंगे। मुमकिन है फायरिंग भी शुरू कर दें। तुमको मैंने इसलिए उठाया है कि फायरिंग होने की सूरत में कहीं सोते में ही ना मारे जाओ। टॉर्मेंटो की अकल ठिकाने आ गई और उसके हवास पूरी तरह काम करने लगे। दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? नॉर्मन ने खौफजदा से अंदाज में कहा। मैंने जवाब दिया, मालूम तो हो आखिर बाहर है कौन और इस तरह चोरी छुपे यहाँ क्यों घुसा है। टॉर्मेंटो बोला, ये सरासर हिमाकत होगी। बाहर कौन है और अंदर क्यों घुसा है ये मालूम करना आर्थर का दर्द-ए-सर है। हम क्यों अपनी जिंदगियां खतरे में डालें? टॉर्मेंटो ठीक कह रहा था। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्थर जाने और उसका काम जाने। मैं तो बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक था। अगर इन लोगों पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो हुआ करे, मुझे उससे क्या। मगर मैं अपनी मुतजस्सिस फितरत का क्या करता। मेरे लिए निचला बैठना मुश्किल हो रहा था। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ टॉर्मेंटो। और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। टॉर्मेंटो ने फिर एहतजाज करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और उसने भी ये महसूस करके कि अब मैं दरवाजा खोल ही दूंगा, बेड से छलांग लगा दी। वो खौफजदा था और उसका खौफजदा होना हक बजानिब था। एक निहत्ता शख्स कभी भी मुसल्ला अफराद का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने दरवाजे की चटखनी गिराई और तेजी से दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि अगर कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो तो मैं दरवाजे के पट की आड़ में रहूं। मगर दरवाजा नहीं खुला, हालांकि मैं अब भी बाहर राहदारी में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। मैं सांस रोके दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। बाहर जो कोई भी था उसे ये मालूम नहीं हो सकता था कि इस कमरे में मौजूद फर्द या अफराद गैर मुसल्ला होंगे। शायद वो इसीलिए मोहतात था। मुमकिन है जिस तरह मैं उनके अंदर आने का इंतजार कर रहा था उसी तरह वो भी मेरे बाहर निकलने के मुंतजिर हों। ये तो एक गैर मामूली सी बात थी कि हम मुसल्ला नहीं थे और ऐसे में मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का खतरा बहरहाल मोल नहीं ले सकता था। फिर वो हुआ जिसकी तवक्को न मैं कर सकता था और ना ही ये बात किसी और के वहमो गुमान में आ सकती थी। दरवाजे के कुफल में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने हैंडल घूमते देखा और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया है। और उसके बाद बाहर से धीमी आवाज में बातें करने की आवाजें आईं और फिर मैंने एक से ज्यादा लोगों के चलने की आवाजें सुनी जो कमरे से दूर होती जा रही थी। मैं बुरी तरह बौखला गया। उन लोगों ने बड़ी खिलाफ तवक्को हरकत की थी। मैंने झपट कर दरवाजे के हैंडल पर जोर आजमाई की, मगर मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था। दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया था। टॉर्मेंटो ने भी बदली हुई सूरत हाल महसूस कर ली थी और उठकर मेरे नजदीक आ गया था। उसने परेशान से लहजे में पूछा, क्या बात है नॉर्मन? मैंने कहा, तुम देख ही रहे हो, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है। मेरी बात सुनकर उसके भी आसान खता हो गए और मेरी तरह उसने भी हैंडल से जोर आजमाई की जो बेनतीजा ही रही। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, अब क्या होगा नॉर्मन? अभी एक कैद से निकलने नहीं पाए थे कि फिर फंस गए। मैं उसे क्या जवाब देता? खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन लोग थे और हमें इस तरह कमरे में बंद कर देने से उनका मकसद क्या था। टॉर्मेंटो ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी इंटेलिजेंस वाले हमारी तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हों? मैंने कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अगर उन लोगों का ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से होता तो वो हमें यूं छोड़कर वापस न जाते। टॉर्मेंटो बोला, तो फिर आखिर वो कौन लोग थे और हमें यूं कमरे में क्यों बंद कर गए? मैंने कहा, जो लोग भी हैं हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हरगिज नहीं हो सकते। और उसके साथ ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ, यहूदियों के दुश्मन मेरे तो दोस्त ही होंगे। मगर मैं अपने इस ख्याल का बरमला इजहार नहीं कर सकता था। मैं एक यहूदी एजेंट के रूप में जो था। टॉर्मेंटो बोला, यह भी तो मुमकिन है कि उन लोगों का ताल्लुक किसी मकामी जराइम पेशा गिरोह से हो। मैंने कहा, हाँ ये मुमकिन है, मगर हम इस इम्कान पर यकीन करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करनी है। मैंने कहा और कमरे की खिड़की बंद करके पर्दे खींच दिए। टॉर्मेंटो ने कमरे की लाइट जला दी। बोला, अगर मुझे 4-5 इंच लंबा कोई मोटा तार मिल जाए तो मैं कुफल खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कहा, हमारी कुल कायनात ये कमरा है, मिलकर ढूंढते हैं। अगर कोई तार मिल गया तो ठीक है, वरना फिर खिड़की के रास्ते ही फरार होना पड़ेगा। काफी तलाश करने के बाद हमें एक मुड़ा तुड़ा सा तार मिल गया और टॉर्मेंटो वो तार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे ताला खोलने में चंद मिनट से ज्यादा न लगे।
टॉर्मेंटो ने मेरी तरफ मुड़ कर कहा, दरवाजा गैर मुकफ्फल हो गया है नॉर्मन, अब बताओ क्या किया जाए। मैंने कहा, सबसे पहले तो बंगले का जायजा लेना जरूरी है ताकि उन लोगों के बारे में कुछ तो अंदाजा हो, लेकिन दरवाजा खुलने से कबल कमरे की लाइट बुझा देना जरूरी है। स्विच बोर्ड दरवाजे के साथ ही दीवार पर नस्ब था। मैंने कमरे की रोशनी बुझाई और टॉर्मेंटो के शाने पर हाथ रख दिया। मैंने उसे कहा, मेरे नजदीक ही रहने की कोशिश करना, मुमकिन है वो लोग अभी तक गए ना हों, एक साथ रहकर हम एक दूसरे से बेखबर तो नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के मामले में मैंने टॉर्मेंटो को आगे रखा। एक यहूदी के मेकअप में नामालूम लोगों के हाथों मारा जाना मुझे गवारा नहीं था। अगर मरना ही है तो एक मुसलमान की जगह एक यहूदी क्यों न मरता। राहदारी मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी, हालांकि यहाँ से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं जा सकती थी। ब्लैकआउट की खिलाफ वर्जी होने का कोई इम्कान नहीं था। यही वजह थी कि रात जब हम सोने के लिए कमरे में आए थे तो यहाँ रोशनी थी, जबकि उस वक्त मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। शायद ये भी उन्हीं लोगों का कारनामा था जो यहाँ घुस आए थे। मैं और टॉर्मेंटो आगे पीछे मोहतात अंदाज में चलते हुए नीचे जाने वाले जीनों तक पहुंचे। टॉर्मेंटो बदस्तूर मुझसे आगे था। उसका ख्याल था कि वो लोग फरार हो चुके हैं। खुद मेरा ख्याल भी यही था, लेकिन मैं मोहतात रहना चाहता था और यही एहतियात पसंदी मेरे काम आ गई। जीनों के पास पहुंचते ही नीचे से एक फायर हुआ और टॉर्मेंटो चीख मार कर गिरा। मैंने बिजली किसी तेजी से फर्श पर लोट लगाई थी, वरना अगली गोली ने मुझे चाट लिया होता। ये अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो लोग वापस जा चुके हैं। वो वापस नहीं गए थे। मालूम नहीं उनकी तादाद क्या थी। हम पर फायर करने वाला बहरहाल एक ही था जो अंधेरे की वजह से हमें नजर नहीं आ सका था। हम चूंकि मुतहर्रक थे इसलिए वो हमें देख लेने में कामयाब हो गया था। टॉर्मेंटो बुरी तरह तड़प रहा था। मालूम नहीं गोली उसके जिस्म पर कहाँ लगी थी। जख्म अगर मोहलक न होता तब भी उसका बचना मुश्किल ही लगता था। उसके जिस्म से खून तो बहरहाल बहता ही रहता। उसके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करना तो दूर की बात थी। मुझे तो खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। 2 फायरों के बाद मजीद फायर किए गए। मालूम नहीं वो कितने दीदा दिल लोग थे कि उन्होंने साइलेंसर तक इस्तेमाल करने की जहमत गवारा न की, यानी उन्हें किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। मजीद फायर उन्होंने महज एहतियातन ही किए थे, इसलिए कि अगर हम में से किसी के पास असलहा होता तो हमने जवाबी फायर जरूर किए होते। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कि हम गैर मुसल्लह हैं, उन्होंने ऊपर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने महसूस किया कि वो फरार हो रहे हैं। शायद यहाँ उनकी आमद का मकसद पूरा हो चुका था। वो सदर दरवाजे से बाहर निकले थे, शायद उसी रास्ते से अंदर भी आए होंगे। उन्होंने सदर दरवाजे को भी बाहर से मुकफ्फल कर दिया था। मैंने कुंजी घूमने की आवाज साफ सुनी थी। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना दुश्वार था कि वो मकामी जराइम पेशा अफराद थे। बात यकीनन कुछ और थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा। खतरात बढ़ चुके थे। गोलियां चलने की आवाजें दूर तक गई होंगी और अब उस बंगले में नहीं रहा जा सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि आर्थर कितनी गहरी नींद सो रहा है, जो कई फायर होने के बावजूद नहीं उठा, और उसका वो मुलाजिम कहाँ मर गया जो आर्थर के बकौल सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने सबसे पहले राहदारी की लाइट जला दी। लाइट ऑन होने के बाद नीचे हॉल में भी रोशनी फैल गई थी। मैंने एक लम्हे में पूरे हॉल का जायजा ले डाला। अब वहाँ कोई नहीं था। तमाम हमला आवर फरार हो चुके थे। एक तरफ से मुतमईन होकर मैंने टॉर्मेंटो को चेक किया। गोली उसके सीने पर तकरीबन वस्त में लगी थी और वो गशी की कैफियत में था। खून काफी बह चुका था। अब भी अगर उसे फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो उसके बचने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। गोली दिल से चंद इंच हट कर लगी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ न जाए। फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फोन जरूर कर दिया होगा और वो यहाँ कैद होकर रह गया था। टॉर्मेंटो को उसके हाल पर छोड़कर मैं तेजी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की रोशनियां जलाने पर यह हैरान कुन इंकिशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहां कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो।